जो सरहदें हमने अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की थी, वो हमारा कैदखाना बन गई और अब हम उसी दायरे के भीतर सिमटे हुए हैं। जाति अगर बनी रहेगी, तो ये भी सवाल हमेशा पैदा होगा कि दलितों में कौन? और इस तरह से जातिवाद को ही मजबूती मिलेगी। जहाँ तक लोकतांत्रिक संस्थाओं ने समाज में जगह बनाई है, वहाँ तक बदलाव दिखाई देता है और जहाँ वो कम पहुँच पाई हैं या उनकी गति को रोक दिया गया है, वहाँ बदलाव आपको नहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। भारत में जिस पर हम लोग बात अक्सर करते हैं, वो राजनैतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं। और खुद राजनैतिक लोकतंत्र भी आप जानते हैं कि अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। आदरणीय मित्रों, जब इस तरह के वक्तव्य हम सुनते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है या भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि यहाँ चुनाव जैसी और उससे मिलती जुलती दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सचमुच का लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं वो है। इवन लोकतंत्र खुद भी एक पेचीदी चीज़ है। आप जानते हैं कि इसीलिए उसके साथ अक्सर करके विशेषण लगाए जाते हैं और ख़ास करके प्रगतिशील लोग जो रहे, मार्क्सवादी लोग जो रहे हैं, इसीलिए इस लोकतंत्र को बुर्जुआ लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन कह ये रहा हूँ कि भारत में जिस पर हम लोग बात अक्सर करते हैं, वो राजनैतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं। और खुद राजनैतिक लोकतंत्र भी आप जानते हैं कि अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, यानी आप सोचिए कि जिसको हम लोग एक प्रतीक के तौर पर देखते हैं, आप न्यायपालिका को ले लीजिए और आज तो आप बहुत खुले ढंग से कह सकते हैं कि चीज़ें बिक गई हैं। तो एक तो जो लोकतंत्र है भारत में, उस लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के रूप में न देखा जाए। और खुद जिस चीज़ से मैं बार बार गुजरता हूँ, जो एक ज़रूरी सवाल है, वो ये कि बदलाव आया है या नहीं आया है, किस तरह का। और ख़ास करके जो दलित साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, हालांकि वो बड़े सरलीकृत ढंग से कही जाती है, लेकिन एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि कोई बदलाव नहीं आया है। और ये धारणा कि कोई बदलाव नहीं आया है, एक बड़ा खतरनाक विचार है। मैं उस पर बात करूंगा। एक तो ये समझना चाहिए कि जो हमारा देश है, वो एक देश के अंदर कई दुनिया हैं, कई देश हैं। और इस देश में आप देखते हैं, जैसा हमारे एक अध्यापक उपमा दिया करते थे कि अगर आप आंख ऊपर उठाएं तो आपको हवाई जहाज गुजरता दिखाई देगा और नीचे नज़र डालें तो बैलगाड़ी चलती दिखाई देगी। ये दो दुनियाएं पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं। आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिसमें अलेक्सा भी है और साथ में किचन में सिलबट्टा भी है। यानी सिलबट्टा, जिसको हम लोग जानते हैं कि वो पाषाण काल का औजार है, पत्थरों से जब औजार बनाए जाते थे, उस ज़माने की चीज़ आज तक और दिल्ली के घरों में आप पाएंगे। तो अब सिलबट्टा अपने साथ एक कल्चर लाता है, अपने साथ बहुत सारा एक श्रम विभाजन लाता है और सारी चीज़ें लाता है। तो कह रहा हूँ कि और ऐसे घर भी आप पाएंगे जहाँ केवल सिलबट्टा ही है, या शायद वो भी ना हो। ये जो अलग अलग दुनियाएं हैं, बदलाव भी इसमें उसी अलग अलग मात्रा, अलग अलग ढंग से हुआ है। जहाँ तक लोकतांत्रिक संस्थाओं ने समाज में जगह बनाई है, वहाँ तक बदलाव दिखाई देता है और जहाँ वो कम पहुँच पाई हैं या उनकी गति को रोक दिया गया है, वहाँ बदलाव आपको नहीं दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आज भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी पहले हुआ करती थी। आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, बशर्ते कौन कौन सी शिक्षा एक्सेस कर सकता है, ये दूसरी बात है। ऐसे स्फीयर भी बने हुए हैं जहाँ आप देखेंगे कि जाति कई बार दिखती नहीं है, पता नहीं चलती। आप दिल्ली के होटल में खाना खाने जाइए तो आपको वहाँ नहीं दिखती है, लेकिन आप किसी रूरल गांव देहात में अगर घुसिए तो सबसे पहला सवाल शायद इसी का हो सकता है कि कौन जाति हैं, कहाँ से आए हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं। अगर ये भी पूछ लिया गया तो भी उसका अर्थ वही होता है, वो समझ में आ जाता है कि हाँ, किसके यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप कौन हैं। तो बदलाव हुआ है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा बदलाव कहाँ कहाँ हुआ है, और ये भी पहचानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बदलाव को नहीं होने दे रही हैं। अगर आप अपने संघर्षों को ज़्यादा ठीक पहचान पाते हैं
तो शायद अपने लक्ष्यों को भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हासिल कर पाएंगे। एक बदलाव तो आप ये भी देखते हैं, जो बहुत मेजर बदलाव है, कि खुद जो दलित हैं उनकी चेतना में बदलाव आया है। यानी अपनी पहचान को लेकर जागरूकता है, अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता है, कानूनी अधिकारों नहीं, इस अर्थ में कि हम भी मनुष्य हैं और हमारे साथ ये किया नहीं किया जा सकता। वो पहचान आई है, आगे बढ़ने की इच्छाएं और जगी हैं और वो गुंजाइशें तलाश रहे हैं। एट द सेम टाइम आप पाते हैं कि उसका प्रतिकार भी उसी तरह का हो रहा है। यानी ऐसी जगहें जहाँ जड़ता ज़्यादा है, अगर कोई दलित फैमिली आप देखते हैं कि अगर वो बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसने पक्का मकान बनवा लिया है, तो जो घटनाएं देखने को आपको मिली हैं कि वो घर जला दिए जाते हैं। वो सिंबल ही इसी चीज़ का बनता है। अगर वो उनके उत्थान का सिंबल है, उनके लिए एक पक्का घर हमने बनवाया है, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भी उस तरह की कोशिशें होती हैं और भी जगहों पर, तमाम जगह हैं। यानी आधुनिक संस्थाओं में अगर घुसने की उन्होंने जुगत बनाई है, तो कैसे उस घुसने को रोका जाए उसके तरीके भी निकाले गए हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहूँगा, ऐसे ही दिलचस्प है, कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते समय, जो आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, प्रोफेसर के लिए भरते हैं, तो अगर आपने उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया तो आप फॉर्म भर लेंगे, आपकी शायद फीस भी नहीं लगती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो सीट केवल जनरल की है तो फिर आप इंटरव्यू में नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि वो एससी की सीट नहीं थी। तो अगर आपने कैटेगरी चुनी तो फिर आप उसी कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, उसके बाहर आपकी गुंजाइशें नहीं हैं। यानी ये आप जानते हैं, रिजर्वेशन का मैनिपुलेशन इस तरह का हुआ कि जो 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 दलित हैं वो उन्हीं सीटों पर कॉन्टेस्ट कर पाएँ जिसमें वो हैं। और हालत तो ये है कि सच ये है कि जो दलितों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, बीच में मैंने एक बार डेटा देखने की कोशिश की थी, अधिकांश संस्थाओं में जो दलितों के हितों के लिए काम करती हैं, जैसे SC/ST आयोग है और दूसरी चीज़ें हैं, उन जगहों पर पद खाली हैं, भरा नहीं जा रहा है कि वो ठीक से काम कर पाएँ। सो एक चीज़ है ये। लेकिन चूँकि मैं कुछ, जब हम लोग उस पर काम करने वाले लोग हैं उन्हीं उस पर ही ध्यान देते हैं, तो मैं कुछ ज़रूरी जो चीज़ें लगता है मुझे जिस पर हम लोगों को सोचना चाहिए, मैं उस पर बात करूँगा। जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि दलित विमर्श के उभार के बाद एक विचार बड़े चुपके से इस विमर्श के अंदर घुस आया है कि जाति खत्म नहीं होगी, जाति अपरिवर्तनीय है। और ऐसा नहीं कि ये विचार केवल डॉक्टर धर्मवीर के यहाँ आया था, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि जाति को खत्म करने की बात नहीं करनी चाहिए, हमको जाति को मजबूत बनाना चाहिए। ये उन्हीं के यहाँ नहीं था। आप याद कीजिए, अगर आप जूठन को पढ़ें तो जूठन में एक वाक्य बार बार गूंजता है कि पढ़े लिख कर जाति बदलनी है, ये लेखक के पिता ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का कहना था। और आखिर में आत्मकथा इस बात पर जोर देती है कि पिता गलत थे, जाति कभी नहीं जाती। ऐसी किताबें लिखी गई जिसका शीर्षक यही है, जाति नहीं जाती। इसका मतलब ये है, अगर जाति नहीं जाती है तो फिर क्या किया जा सकता है? तो दूसरा रास्ता वो धर्मवीर ने कहा था कि जाति को मजबूत बनाया जा सकता है, ये एक प्रस्ताव आया था। और अगर जाति नहीं जाती तो फिर आप जान लीजिए कि बदलाव की सारी कोशिशें मतलब कि बेमानी है। और इसीलिए जो लोग बदलाव पर जोर देते हैं वो भी एक तरह से उनके निशाने पर हैं। उदाहरण के लिए आप देखें कि हिंदी में जो दलित विमर्श चला है उसमें 2 धाराएं रही हैं और दूसरी अंतर धाराएं भी रही हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी रही है उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई विपक्ष रहा है तो आप पाएंगे वो वामपंथ रहा है एक ज़माने में। और अब तो फिर चीज़ें बहुत दूसरे रूप में चली हैं, लेकिन अभी भी बार बार अक्सर आता है जहां आप देखेंगे कि जो दलित विमर्श के पैरोकार हैं वो वामपंथ को अपना शत्रु मानते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। और नतीजा ये हुआ है कि अगर आप बदलाव की राजनीति नहीं करेंगे तो कौन सी राजनीति करेंगे? तो पहचान की राजनीति करेंगे। और इसका असर बहुत दूरगामी है, जो मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है कि छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो अपनी अपनी जातियों के हैं। अगर जाति को खत्म नहीं करेंगे तो ये याद रखने की बात है कि ऐसा नहीं कि आप अपनी जाति को मजबूत करेंगे तो इससे दलित यूनिटी बनेगी। आखिर जाति अगर बनी रहेगी तो ये भी सवाल हमेशा पैदा होगा कि दलितों में कौन, और इस तरह से जातिवाद को ही मजबूती मिलेगी। जो दूसरी बड़ी भीषण समस्या देखने को मिलती है इसके साथ साथ कि जाति को जिस तरह से मजबूत करने की कोशिशें हुई, उसी तरह से अपनी एक सरहद बना लेने की कोशिश साहित्य में देखने को आपको मिलती है।
और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इससे अक्सर पूछा करता हूँ कि अगर आप समाज के लोकतंत्र में देखें तो आपको दिखाई देगा कि दलितों की हैसियत बहुत बुरी है, लेकिन अगर आप साहित्य की दुनिया में देखें तो आप पाएंगे कि दलित विमर्श की स्थिति बड़ी प्रभावशाली है। हिंदी के दो मेजर विमर्श, एक दलित विमर्श है और दूसरा स्त्री विमर्श है। ऐसा पैराडॉक्स क्यों दिखाई देता है कि समाज में स्थिति जिनकी खराब है, साहित्य में उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। और ये पैराडॉक्स हासिल किया गया एक बड़े खास, मैंने ये जो मजबूती हासिल की गई, इसकी कीमतें चुकानी पड़ी है। आपको याद होगा कि शुरुआत के ज़माने में बहुत ज़ोर शोर से इस पर बात की गई कि कौन दलित साहित्य लिख सकता है, कौन नहीं लिख सकता है। सबसे केंद्रीय सवाल था और एक तरह से ये मैंने वो बहस असमाप्त रही, लेकिन ये मान लिया गया कि ठीक है, दलित लेखक ही दलित साहित्य लिख सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? अगर वही लिख सकते हैं, वही बोल सकते हैं, तो आप पाएंगे कि बाकी सारे जो साहित्य की दूसरी धाराएं थीं, जो नॉन दलित साहित्य लिख रहे थे, उन्होंने दलित साहित्य के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। कोई चर्चा नहीं है। अगर दलित साहित्य पर चर्चा भी होगी तो उसका एक अलग खाना बन जाएगा, उसमें चर्चा होगी। यानी अगर आप हिंदी साहित्य पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बाकी सारा कार्यक्रम दूसरी चीज़ों पर होगा, दलित साहित्य के लिए एक सेशन हो सकता है। आप वाले में आप ही सारे लोग बोलेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं बोलेगा और किसी दूसरे के मुद्दे पर आप भी नहीं बोलने जाएंगे। ये एक अजीब चीज़ है कि आपको दूसरी चीज़ों पर बोलने के लिए या लिखने के लिए आपने खुद को एक जगह सीमित किया और सीमाएं बड़ी विस्तार ले गई। और मुझे एक मुहावरा याद आता है कि जो सरहदें हमने अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी की थी, वो हमारा कैदखाना बन गई और अब हम उसी दायरे के भीतर सिमटे हुए हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाए, आलोचना पर अगर बात हो रही है तो उसमें दलित आलोचना का जिक्र नहीं आएगा या दलित आलोचकों का जिक्र नहीं आएगा, और तमाम दूसरे साहित्य पे भी। इस खाने को तोड़ने की ज़रूरत है। और जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, मैं खास करके हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि उस तक ही मेरी जानकारी है। जो बांग्ला से लोग हैं और दूसरी भाषाओं से लोग हैं, वो अपनी स्थिति उनके यहाँ क्या है ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे। और ख़ास करके हिंदी के साथ एक और समस्या रही, पूरी हिंदी बेल्ट में कोई मजबूत दलित आंदोलन नहीं रहा है। ये जो साहित्य पैदा हुआ है वो एक प्रक्रिया में पैदा हुआ है, इसके पीछे आंदोलन की वो मजबूती नहीं थी। इसके चलते समस्याएं भी दूसरी तरह की रही हैं। ये जो साहित्य रचा जा रहा है और जिस तरह का विमर्श हिंदी में रहा है, वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बाइनरी रचने वाला है। बदलाव नहीं हो सकता, और बदलाव इसलिए नहीं हो, माने इंसान सामाजिकरण की प्रक्रिया में बनता है, ये बोध तो उसमें गायब है। ऐसा नहीं कि पैदाइशी तौर पर हम भिन्न होते हैं, हमें गढ़ा अलग ढंग से जाता है और उस गढ़न को बदला जा सकता है, और यहाँ तक कि आदमी खुद संघर्ष करके भी उसमें बदलाव ला सकता है। लेकिन इस विचार की कोई एक्सेप्टेंस हिंदी के दलित विमर्श में, जो मेजॉरिटी रही है, उसमें देखने को नहीं मिलती। और इस तरह का जो विमर्श है वो आप पाएंगे कि ओवरऑल जो बदलाव की पूरी राजनीति है या बदलाव का जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसके लिए नुकसानदेह है। तो मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त समय ले लिया है और ठीक है, इतना ही। धन्यवाद।